कुछ ही देर में घबराकर रसोई से बाहर भागते हुए आई। बुरा हो गया, चोरी हो गई, बहुत सारा सामान गायब है। मैंने तुरंत सीसीटीवी देखा, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वांगबो दुकान में भीड़ का फायदा उठाकर चुके से वापस आया और स्टोर रूम में घुसकर वहां रखे अबालोन और हिरण के सींग जैसी महंगी चीजें चुरा ले गया, जिनकी कीमत लाखों में थी। माँ घबराकर बोली, अब क्या होगा? तुम तो कह रहे थे कि लियू रुयान बीमार है, अगर उसने हमारा सामान खा लिया और कुछ हो गया तो बात बिगड़ जाएगी। मैंने शांत होकर सिर हिलाया। सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, अगर अब कुछ नहीं किया गया तो एक हफ्ते में स्थिति चौथे चरण तक पहुंच जाएगी। तब शांत करने वाली दवा भी उसे नहीं बचा पाएगी। इन दिनों वांगबो लियू रोयान की बीमारी जानने के बाद घर लौटना पसंद नहीं कर रहा था। उसे अपने पास बनाए रखने और अपने शरीर को पहले जैसा बनाए रखने के लिए लियू रोयान फिर से मकड़ी के अंडे खाने लगी। लेकिन वे तथाकथित पौष्टिक चीजें उसके शरीर को ठीक नहीं कर रही थी। उल्टा उनसे उन परजीवी अंडों की गतिविधि बढ़ रही थी और उनका विकास तेज हो रहा था। उसकी हालत पहले से 100 गुना ज्यादा खराब होने लगी। मैंने कहा, उन्होंने चोरी की है तो नतीजा भी उन्हें ही भुगतना होगा। चिंता मत करो, सामान उन्होंने चुराया था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इसके बाद मैंने पुलिस को सूचना दी। अगले दिन जूनियर मुझसे मिला और लियू रोयान के बारे में बताने लगा। उस समय लियू रोयान और वांगबो साथ थे। अचानक उसके सीने पर सूजन जैसी बनी चीज फट गई। तुमने वो दृश्य नहीं देखा? वो अब सामान्य नहीं लग रहा था, अंदर से अजीब चीजें दिखाई दे रही थी। सब लोग इतना डर गए कि तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दी गई और पूरे अस्पताल को साफ करवाया गया। बहुत भयानक था। छोड़ो ये सब, कभी समय मिला तो खाना खिलाऊंगा। मैंने भौहें सिकोड़ ली और मन में उस कथित चौथे चरण का समय नोट कर लिया। अंतिम चरण मेरी उम्मीद से जल्दी आ गया था और ज्यादा जानकारी पाने के लिए मैं खुद जूनियर के पास गया ताकि लियू रुयान की मेडिकल रिपोर्ट देख सकूं। तभी इमरजेंसी रूम की बड़ी कांच की खिड़की से अंदर देखा। वांगबो गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, अगर तुम वो अजीब चीजें नहीं खाती तो मुझे अस्पताल नहीं आना पड़ता। आखिर तुमने क्या खा लिया था? लियू रुयान के सीने पर मोटी पट्टियां बंधी थी और उनमें से हल्का खून रिस रहा था। वह बोली, मैंने वो सब तुम्हारे लिए ही किया था। वांगबो गुस्से में बोला, अब खुद को देखो, सब कुछ खो चुकी हो। वह और गुस्से में आया और उसे लात मार दी। लियू रुयान कुछ पल चुप रही, फिर अचानक पागलों की तरह उस पर झपट पड़ी और चिल्लाने लगी, सब तुम्हारी वजह से हुआ। पहले दिन से ही मुझे तबीयत खराब लग रही थी, लेकिन तुम कहते रहे कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। तुमने मुझे और खाने को कहा, बाद में हालत बिगड़ती गई, दर्द बढ़ता गया, फिर भी तुम मुझे अस्पताल नहीं जाने देते थे। पहली बार अस्पताल में डॉक्टर ने कहा था कि इलाज संभव है, लेकिन तुमने कहा कुछ नहीं होगा और मुझे वापस ले गए। अब सब खत्म हो गया। लियू रुयान बेकाबू होकर उसके चेहरे और शरीर पर नाखून मारने लगी और कई खरोंचें बना दी। वांगबो पीछे हटे हुए चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो। तभी उसने अचानक मुझे देख लिया। इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ, सु वान वान, मेरी ये हालत होने में तुम्हारा भी हाथ है। वह मेरी तरफ दौड़ी और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मुझे छूने से पहले ही पीछे से आए कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा, पुलिस आ चुकी थी। लियू रुयान, वांगबो, तुम दोनों पर चोरी का शक है, तुम्हें पूछताछ के लिए थाने चलना होगा। गलत इल्जाम है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा, तुमने मेरी दुकान से 10,000 युआन से ज्यादा के एबालोन और हिरण का सींग चुराया है, अब भी झूठ बोलोगे? वांगबो बोला, क्या बकवास, वो सामान 3,000 से भी कम का था, ज्यादा से ज्यादा 2,750। बाकी के 250 किसको बेवकूफ बना रही हो? बहुत हो गया, सबको ले चलो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। सब वांगबो ने किया है पुलिस साहब। आखिर में दोनों को चोरी के अपराध में सजा मिली। पता नहीं वांगबो ने लियू रुयान का कैसे दिमाग बदल दिया कि आखिर में वही मुख्य आरोपी बन गई। लियू रुयान को 1 साल की जेल हुई, जबकि वांगबो सिर्फ 3 महीने जेल में रहा। 3 महीने बाद वांगबो जेल से बाहर आया। मैंने उसे सड़क पर एक दूसरी औरत के साथ घूमते देखा। साफ था कि वह जेल में उसके लिए सज्जा काटने वाली पत्नी को भूल चुका था। 1 साल बाद खाना खाकर टहलते हुए मैं अपने अपार्टमेंट के नीचे लियू रुयान से मिली। जेल से निकलने के बाद वह पहले से भी ज्यादा दुबली लग रही थी। वान वान, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैंने पूछा। किस बात में? वांगबो, उसने मुझे छोड़ दिया। वह रोते हुए बोली, तुम ही मेरी एक दोस्त हो, मेरी मदद करो, मैं उसके बिना नहीं रह सकी। उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। उसने कहा था कि जब मैं जेल से बाहर आऊंगी तो मुझे लेने आएगा। वह और जोर से रोने लगी। उसकी कोई दूसरी औरत है? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं होता। उसने तुमसे कहा था कि अगर तुम उसका जुर्म अपने ऊपर ले लोगी तो वह जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा, बड़ा घर खरीदेगा, तुम्हें खुश रखेगा। अब क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती। मैंने कहा, लियू रुयान, अब पागल मत बनो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया कि वांगबो भरोसे लायक इंसान नहीं है, लेकिन हर बार तुमने उसी पर भरोसा करने के लिए मुझे ही नुकसान पहुंचाया। इतने साल हो गए, क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? मैं जो भी कहती थी तुम्हें लगता था कि मैं तुमसे जलती हूँ। तुमने कभी सच देखने की कोशिश ही नहीं की। अगर तुम्हें अपने झूठ में जीना है तो जीती रहो, लेकिन आगे से मेरे पास मत आना। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे चली गई। उस दिन के बाद मैं न लियू रुयान से मिली न वांगबो से। फिर एक दिन वीडियो स्क्रॉल करते हुए मुझे एक लड़की दिखी जिसकी शक्ल लियू रुयान से बहुत मिलती थी। वह लगातार बहुत सारा खाना खा रही थी, तरह तरह की चीजें मुंह में भर रही थी और बोल रही थी, बेबी बेबी, अब बताओ मैं क्या खाऊं। लेकिन उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे उल्टी आने वाली हो। तभी कैमरा दूसरी तरफ गया। वीडियो में एक गुस्सैल आदमी की आवाज आई, साथ में थप्पड़ की आवाज भी। ढंग से खा, नहीं तो जान से मार दूंगा। बस एक पल के लिए दिखी उस परछाई ने मुझे यकीन दिला दिया। लियू रुयान फिर से वांगबो के पास लौट गई थी। लगता है अब उसे बधाई देनी चाहिए, आखिर उसे वो आदमी मिल ही गया जिसे वो इतने समय से ढूंढ
ढूंढ रही थी। करीब आधा महीना बाद अचानक मुझे उनका लाइव स्ट्रीम अकाउंट फिर दिखा। इस बार लियो रोयान नहीं थी, उसकी जगह एक दूसरी महिला थी जिसका शरीर काफी भरा हुआ था और वो कैमरे के सामने अजीब तरह से अदाएं दिखा रही थी, लेकिन उसकी छाती असामान्य रूप से बड़ी लग रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी मैंने पहले लियो रोयान में देखी थी। जल्द ही लोगों ने उसे तरह तरह के गिफ्ट भेजने शुरू कर दिए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक बड़े गिफ्ट के बाद अचानक उस महिला की हालत बिगड़ गई और लाइव स्ट्रीम तुरंत बंद हो गई। मैं उस काली स्क्रीन को देखता रहा और मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। आखिर लियो रोयान ने क्या किया था? अगले कुछ महीनों में मुझे कई नए अकाउंट दिखे, सभी में पहले जैसी लाइव स्ट्रीम चल रही थी। बीच बीच में लियो रोयान का चेहरा दिखाई देता था, इसलिए मैं उसे पहचान गया, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा थकी हुई लग रही थी, उसकी पीठ भी झुक गई थी। आधे साल बाद मुझे एक खबर दिखाई दी, एक महिला ने दूसरी महिला से बदला लेने के लिए उसे लगातार मकड़ी के अंडे खिलाए। हालांकि खबर में उसका नाम छिपाया गया था, लेकिन मैं पहचान गया कि वो लियो रोयान ही थी, क्योंकि घटना पड़ोस वाले शहर में हुई थी। खबर जल्दी हमारे शहर तक पहुंच गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे इस तरह दोबारा मिलूंगा। मुझसे संपर्क पुलिस ने किया। वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा बहुत कमजोर और थका हुआ था। वहां पहुंचने से पहले मैंने पुलिस से पूरी घटना के बारे में कुछ जानकारी ली। मेरे घर से जाने के बाद लियो रोयान आखिरकार वांग बो को ढूंढने में सफल हो गई, लेकिन तब तक उसने दोनों का पहले खरीदा हुआ छोटा घर बेच दिया था और सारे पैसे अपने पास रख लिए थे। उसने पैसे उड़ा दिए और दूसरी महिलाओं के साथ रहने लगा। तभी लियो रोयान को समझ आया कि ये आदमी उससे कभी प्यार नहीं करता था। उसके मन में बदले की भावना पैदा हो गई। उसने सब कुछ सह लिया, चाहे वांग बो और दूसरी महिला उसे कितना भी अपमानित करें, वो उनके साथ बनी रही। घर के काम किए, खाना बनाया और उनकी मदद करती रही। बाद में उन्होंने लाइव स्ट्रीम करके अलग अलग अजीब चीजें दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई खास लोकप्रियता नहीं मिली। फिर सारी गलती लियो रोयान पर डाल दी गई और उसके साथ मारपीट होने लगी। जब पैसे आने बंद हो गए, तब लियो रोयान ने सुझाव दिया कि दूसरी महिला को लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए। पहली बार कोशिश की तो लोगों का ध्यान मिलने लगा। फिर लियो रोयान ने उस महिला को चोरी छिपे मकड़ी के अंडे लगा दिए और उसे कहा कि ये कोई खास मसाज वाली चीज है। वांग बो को जब पता चला तो उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि उसके जैसे आदमी को सिर्फ पैसे से मतलब था, किसी की जान या हालत से नहीं। आखिर उस महिला की हालत भी खराब हो गई और उसे गंभीर इलाज कराना पड़ा, लेकिन तब तक लियो रोयान पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने बार बार यही तरीका अपनाकर वांग बो के साथ आने वाली दूसरी महिलाओं को निशाना बनाया। कई महिलाएं इसकी वजह से गंभीर रूप से प्रभावित हुई। धीरे धीरे पुलिस को शक होने लगा और जांच शुरू हुई। ये सब सुनने के बाद मेरे मन में बहुत अजीब एहसास हुआ। पुलिस मुझे अस्पताल के कमरे तक ले गई। तुम आ गए। मुझे देखते ही उसके शांत चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मरने से पहले तुमसे एक बार मिलना मेरी आखिरी इच्छा थी। मैंने पूछा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द झलक गया। उसकी आंखों में दर्द की एक झलक उभरी। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। माफ कर दो वान वान। पिछली जिंदगी में मैंने अपना गुस्सा तुम पर निकाला था। सारी गलती मेरी थी। तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ पल के लिए चौंक गई और हैरानी से उसे देखने लगी। मुझे सब याद आ गया है। लियो रोयान की आंखों से एक आंसू बह निकला। मैं कितनी बेवकूफ थी। मैंने एक ऐसे आदमी के लिए जो मुझसे कभी प्यार नहीं करता था, खुद को बर्बाद किया और तुम्हें भी चोट पहुंचाई। वह अपराध बोध और पछतावे से मुझे देख रही थी। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरी सच्ची दोस्त थी। फिर भी मैंने तुम्हें दुख दिया। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। मैं गलत थी। मैं बहुत बुरी इंसान थी। लियो रोयान रोते हुए बार बार माफी मांगती रही, लेकिन उसे देखकर मेरे अंदर कुछ भी नहीं बदला। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जो नुकसान तुमने किया है वो हो चुका है। चाहे हमें एक और जिंदगी मिल जाए, मैं तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थ और उथलेपन को माफ नहीं कर सकती। अगर तुम यही कहने आई हो तो हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। मैं मुड़ी और जाने लगी। तभी रुको वान वान। लियो रोयान ने मुश्किल से सिर उठाया। मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। परजीवी के दुष्प्रभाव बहुत गंभीर हैं। ऊपर से जेल भी काट चुकी हूँ। मेरे शरीर के कई अंग अब जवाब दे चुके हैं। वह आंसुओं से भरी आंखों से मुझे देखने लगी। मरने से पहले क्या तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकती? मैंने जानबूझकर नहीं किया था। सच में मुझ पर भरोसा करो। थोड़ी देर मेरे साथ रहो। मैं अकेले नहीं मरना चाहती। प्लीज। मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी। अगर तुम्हें सच में पछतावा होता तो तुम उन औरतों से बदला नहीं लेती और वांग बो को नहीं छोड़ती। और आज तुम यहाँ सच्चे मन से माफी मांगने नहीं आई हो। तुम बस डर गई हो। डर कि तुम अकेले एक बेबस इंसान की तरह दुखद मौत मरोगी। आखिर में तुम अब भी सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा इंतजाम नहीं करूंगी। तुम अकेले ही अंधेरे और तन्हाई में अपनी मौत का सामना करो। मैं बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। जैसे ही दरवाजे से बाहर आई, पीछे से लियो रोयान अचानक चिल्लाने लगी, सुवान वान, तुम नहीं जा सकती। तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी, तुम्हारी सबसे करीबी सहेली। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और फिर पूरी तरह गायब हो गई। दक्षिण शहर में पहली बारिश के मौसम के दौरान लियो रोयान मर गई। उसकी मौत फेफड़ों के संक्रमण और किडनी फेल होने से हुई। अस्पताल में उसकी मौत बेहद अकेलेपन में हुई। उसे देखने कोई नहीं आया। यहाँ तक कि उसकी लाश भी अस्पताल में पड़ी रही। लेने वाला कोई नहीं था। जहाँ तक वांग बो की बात थी, इस मामले में उसे सिर्फ सहयोगी अपराधी माना गया, इसलिए उसे केवल 3 साल की सजा मिली। लेकिन सुना गया कि जेल जाने वाले उसी साल किसी ने टूथब्रश को तेज करके उसकी गर्दन में घोंप दिया। वह बहुत दर्दनाक तरीके से मरा। वह जमीन पर रेंगते हुए मदद मांगता रहा, लेकिन एम्बुलेंस आने से पहले ही उसका सारा खून बह गया। बाद में मुझे पता चला लियो रोयान वाले केस
जिसकी एक पीड़िता का बड़ा भाई भी उसी जेल में